चलो देखो, आप आज ही पढ़ा दो। हाँ भाई 1 मिनट में ये ले लूं। ध्यान दो, हम लोगों ने कल कुछ चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा है देखो, पहले मैं रिवाइज कर दूं क्योंकि आप लोगों को उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो गया। एक तो ये देखो, अगर सीमित लंबाई का धारावाही चालक तार हो सीधा, और इसकी वजह से मान लो आपको लंब दूरी स्मॉल आर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना हो इस बिंदु पर, तो यहां से ये लंब दूरी का मान स्मॉल आर है, ये बिंदु O मानेंगे, आधार रेखा बोलेंगे, एक सिरे को मिलाया तो इस बिंदु पर बनने वाला कोण ऊपर वाला φ1, दूसरे सिरे को मिलाया नीचे की तरफ बनने वाले इस कोण को हम क्या बोलेंगे φ2। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B बराबर μ0I अपॉन, दिमाग में चलने दो अब सूत्र क्या होता है बोलो, μ0I अपॉन 4πr, μ0I अपॉन 4πr और sin φ1 प्लस sin φ2। एक सूत्र तो अब आपको ये याद रखना है φ1 आधार रेखा से दूसरे आधार रेखा और प्रथम सिरे वाली रेखा के बीच का कोण, और φ2 क्या है, आधार रेखा और दूसरे सिरे की रेखा के बीच में बनने वाला कोण है। स्मॉल आर यहां से यहां तक की लंब दूरी का मान है। ठीक है, अगर ये सिरा अनंत पर चला जाएगा तो ये वाला कोण 90 डिग्री, ये अनंत पर चला जाएगा तो ये 90 डिग्री, अगर ये सिरा बिल्कुल यहां आ जाएगा तो 0 डिग्री, ये वाला सिरा यहां आ जाएगा तो कोण का मान 0 डिग्री। ये आप लोग जानते हैं। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई कुंडली है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B बराबर μ0I अपॉन, अगर इस त्रिज्या का मान कैपिटल R लिखा तो μ0I अपॉन 2R, μ0I अपॉन 2R। ठीक है, अगर इसमें धारा का मान I है तो, और अगर मान लो इसी की किसी चाप के कारण निकालना हो, ये मान लो चाप है, ये वाला चाप, धारा केवल इस चाप के अंदर है और ये केंद्र है, एंड दिस एंगल इज अल्फा, तो यहां केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आएगा, μ0I अपॉन 2R। ये तो पूरी कुंडली के कारण, पूरी कुंडली का कोण कितना होता है बताओ, पूरी कुंडली का कोण होता है 2π, तो 2π कोण के लिए इतना, तो एकांक के लिए इतना, तो अल्फा कोण के लिए कितना, तो अल्फा अपॉन 2π से गुणा करते हैं। 1, 2 और 3। चौथा कल और पढ़ा हमने सूत्र, ये थर्ड था। चौथा, हमने इस धारावाही कुंडली का अक्ष लिया, इस दूरी का मान x माना, धारा का मान I माना, इस तरह से। ठीक है, इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित की गई तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान dx, x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताओ क्या है, μ0I, बोलो μ0I r स्क्वायर इंटू 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। पावर 3/2 को सॉल्व करना मैंने कल सिखाया, x की पावर 3/2 है तो हम उसको x रूट x लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक दो कैलकुलेशंस के बारे में और मैंने आपसे कहा था। अच्छा, इसकी दिशा किधर आई थी याद है, इधर की तरफ, इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश होती, क्योंकि ये वाले घटक तो कैंसिल हो गए थे और ये वाले घटक जुड़ गए थे। इसके अंदर मैंने आपको केस फर्स्ट बताया, अगर ये P बिंदु जो है यहां होता तो x का मान और कम हो जाता,
और अगर यहाँ होता तो x का मान और कम, यहाँ आ जाएगा तो x बराबर 0। केंद्र पर बताओ x बराबर क्या होगा 0, तो b x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, केंद्र पर तीव्रता का मान निकालना है तो इस x का मान 0 कर दो, और अगर मैं x का मान 0 कर दूंगा, x का मान 0 कर दूंगा तो क्या आएगा, म्यू 0 I r स्क्वायर, म्यू 0 I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 0 और ये हो गया 3/2। इस 0 को हटा दिया, प्लस का चिन्ह हटा दिया, r स्क्वायर की पावर 3/2। इधर देखो, इधर बायोलॉजी वाले बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है, ये काट दिया मैंने तो नीचे क्या आ गया, r क्यूब आ गया, ये हो गया r क्यूब। एक r क्यूब और ये r स्क्वायर कटेगा तो इसको मैंने काट दिया इससे, और यहाँ बचेगा एक r। तो आपका आंसर देखो जाना पहचाना आएगा म्यू 0 I अपॉन 2r, जो आप पहले से जानते हैं, म्यू 0 I अपॉन 2r। इसका मतलब ये सूत्र भी दाजी बन गया अब आपके लिए। जैसे ये दाजी है, ऐसे ही ये ताऊ हो गया, ताऊ। क्यों हो गया ताऊ, इसलिए हो गया क्योंकि अब ये हमें बहुत सारी चीजों के आंसर देने वाला। केस सेकंड के अंदर मैंने आपको एक चीज और बताई, अगर यहां से आता कि दूरी का मान x बराबर r/2, x का मान कितना हो r/2, तो हमने इसको सॉल्व किया था। b x बराबर r/2 पर कितना आया था याद है, 8/5 म्यू 0 I अपॉन 2r, और इसको हमने केंद्र लिख लिया था, याद है, बी केंद्र ये है ना। तो और इसको सॉल्व करके बताया था मैंने, ये आएगा 0.716 टाइम्स ऑफ बी केंद्र। इसका मतलब यहां तीव्रता का मान जो आएगा दैट विल द मैक्सिमम वैल्यू, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब मैक्सिमम तीव्रता कहां पैदा होगी, केंद्र पर, और केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी तो तीव्रता का मान कम होता जाएगा। x बराबर r/2 पर तीव्रता कितनी रह गई, केंद्र पर उत्पन्न तीव्रता का 71.6%, केंद्र पर उत्पन्न तीव्रता का 71% रह गया। इसका मतलब जो जो आगे चलेंगे तीव्रता का मान घटता जाएगा। अभी देखेंगे कैसे क्या घटता जा रहा है। इनफाइनाइट पर केस थर्ड देखो, यदि x का मान बहुत ज्यादा हो जाए, दूरी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अगर x का मान बहुत ज्यादा हो जाए, किसकी तुलना में, r की तुलना में। देखो इधर, इसको ध्यान से देखना, x इज 2 ग्रेटर देन कैपिटल R हो, तो आप क्या करेंगे इस सूत्र के अंदर बताओ। इस सूत्र में आपको क्या करना चाहिए, x स्क्वायर की तुलना में r स्क्वायर को नगण्य मान लो, इसकी तुलना में इसको नगण्य मान लो। तो अब आपके सूत्र का हुलिया बदल गया। देखो क्या आ गया, देखो b x बराबर क्या आएगा, म्यू 0 I r स्क्वायर अपॉन 2। बताओ अगर मैं इसको नगण्य क्यों मान लिया मैंने नगण्य, बताओ कुछ कारण नजर आ रहा है। क्योंकि मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि P बिंदु बहुत दूर चला गया, बहुत दूर, इसे x का मान जो है बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इस r की तुलना में x का मान बहुत ज्यादा हो गया। तो x स्क्वायर की तुलना में r स्क्वायर को, इसको, इसकी त्रिज्या तो नगण्य हो गई और इस दूरी का मान बहुत ज्यादा हो गया। तो यहां आएगा, ये हटने के बाद क्या आएगा, x स्क्वायर, और x स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये बाई 2 कट जाएगा। आपका आंसर आएगा म्यू 0 I r स्क्वायर अपॉन 2 x क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है
और इसी पढ़ाई का अब आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखें, तसल्ली से देखें। कल पढ़ा था ये हमने। कल कुछ बच्चों ने एक दो जगह पर स्क्रीनशॉट्स भी भेजे, कल नहीं परसों, कहीं वो पाई वाई की मिस्टेक्स थी, तो ये आप लोग क्योर करोगे उनको। बात समझ में आ रही है ना? जैसे क्योंकि अपन बहुत सारी चीजें करते हैं तो क्लास में तो क्या है, एंड टू एंड पता चलता रहता है, क्योंकि मुझे वापस रीचेक करने का मौका नहीं मिलता आप लोग, और वो इतनी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग क्योर कर सकते हैं, ठीक है ना? और क्योर कर सकते हैं जब भी तो आपने मेरे को भेजा कि सर वहां पाई आएगा। फिर हालांकि एक दो बच्चों को मैंने भेजा, मैंने शायद उसको क्योर करके भेज भी दिया था स्क्रीनशॉट आपके पास। चलो, तो ये याद रहेगा ये सूत्र। अब एक काम करो आप, क्योंकि ये 3 चैप्टर का मामला है, ठीक है ना, और इन सूत्रों को एक पूरे कागज में लिखते चलो अलग से, और जब तक ये तीनों चैप्टर चलेंगे तब तक इन सूत्रों को अपने टेबल पर, जैसे रजिस्टर का पेज आता है ना, फोल्डर वाला, ऐसा टेबल पर चिपका लो, क्योंकि ये सूत्र बीच बीच में काम आते रहेंगे, तो हमें उस वक्त कॉन्फिडेंस रहेगा कि सामने है। फिर बाद में तो जब काम बहुत सारा हो जाएगा तो हमें याद हो जाएंगे, ठीक है ना? अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं इसी कुंडली की वापस से। बताओ, कुंडली के कारण सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहां पैदा होता है? कुंडली के कारण, ये तो कल तक की बात हमने बता दी आपको, जो कल पढ़ाया था वो आज मैंने पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया, ठीक है ना, कल वाला। अब आज यहां से शुरू करते हैं। देखो, ये कुंडली है और ये इसका केंद्र है, ठीक है? ये कुंडली और ये इसका केंद्र। थोड़ा बीच में बना दो इसको इधर, क्योंकि मैं आपको इसी का ग्राफ बनाने वाला हूं। ये कुंडली है, ठीक है, और ये इसका अक्ष है। अक्ष ये भी तो होगा, इधर भी तो होगा, ये अक्ष है पूरा, और ये धारा है, और ये इसकी त्रिज्या भी है, ये त्रिज्या है, ठीक है? और इसे बोलते हैं कुंडली का ये अक्ष बोला जाता है, और ये P बिंदु है, ये केंद्र बिंदु O है, और इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? X। पढ़ाए नहीं अपन? अब मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं कि इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखना अब आप लोग। ये कुंडली, इस जगह पर कुंडली होगी, ये मूल बिंदु हो गया O, इधर हो गया चुंबकीय क्षेत्र B, और इधर हो गया केंद्र से दूरी। बताओ, केंद्र से दूरी को कैसे व्यक्त कर रखा है अपन ने? X से। बताओ, ये वाला बिंदु कहां है? अरे कुंडली है ना, ये कुंडली यहां रखी हुई, ये कुंडली यहां रखी। ये बिंदु कहां है? केंद्र पर, और केंद्र पर तीव्रता का मान सबसे ज्यादा होता है। मान लो ये है तीव्रता, और इस तीव्रता का नाम क्या है? बी एट सेंटर। चुंबकीय क्षेत्र कहां पर? सेंटर पर। बताओ कितना था? आपको 2 टॉपिक में मिला है पढ़ने को। अच्छा, अभी तो और मिलेगा एम्पियर के नियम में, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे सूत्र लिखते चलो। अभी 3 सूत्र हो गए जो आपको मेमोराइज करने। 3 सूत्र समझ रहे हो कौन कौन से? एक तो दासजी वाला सूत्र, तार, सीधा तार, सीधा तार। बताओ सूत्र बोलो। बी कुंडली, कुंडली के केंद्र पर। बताओ, बी चाप के कारण, और बी अक्ष पर, कुंडली का अक्ष। ये 4 फॉर्मूलाज अब आपको आने चाहिए। कुंडली के केंद्र पर, कुंडली मतलब पूरी कुंडली का मतलब वृत्त बन गया पूरा। सीधे तार का याद है? बताओ क्या था? अभी आते ही बताएं। μ0 4 r और sin phi 1 प्लस sin phi 2। अब आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए यार। ऐसे इसलिए बता रहा हूं बार बार ये, क्योंकि ये दिमाग में रहेंगे
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिमाग दौड़ेगा फिर आपका। कुंडली के केंद्र पर बताओ, म्यू 0 I अपॉन 2r। चाप के कारण बताओ, म्यू 0 I अपॉन 2r। देखो ऐसे कैसे आ गया, बस अल्फा अपॉन 2 पाई का गुणा कर दो, जो भी कोण हो या लिख दो। अगर पूरी कुंडली हो तो अल्फा, अगर पूरी कुंडली बन जाए तो अल्फा कितना आएगा 2 पाई। एक 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, वही आंसर वापस आ जाएगा। और अक्ष पर तीव्रता बताओ, म्यू 0 I r स्क्वायर अपॉन 2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। क्या आपका आंसर। ये 4 सूत्र आपकी मेमोरी में जाना जरूरी है ताकि आप फास्ट अच्छे से दौड़ सकें। ये कुंडली है, ये मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि भाई मेरी कुंडली यहां रखी हुई है और इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है, दैट इज आई। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा, इतना सारा होगा, लेकिन होगा कितना, म्यू 0 I अपॉन 2r, इतना होगा। केंद्र पर तीव्रता का मान इतना होगा। ये यहां से, ये कुंडली की त्रिज्या है कैपिटल आर। अब बताओ यहां पर मान लो इस डिस्टेंस का मान कितना है, x बराबर r/2 पर। बहुत तसल्ली से सोचो जो हम कहने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तीव्रता कहां होती है, केंद्र पर होती है। सबसे ज्यादा तीव्रता कहां होगी, केंद्र पर, ठीक है। अब बताओ केंद्र पर तीव्रता का मान सबसे ज्यादा है, कितना है, BC बराबर म्यू 0 I अपॉन 2r। तो x/2 पर, x इक्वल टू r/2 पर तीव्रता का मान बताया था हमने, b x बराबर r/2 पर तीव्रता का मान 0.716 या 0.72 भी लिख सकते हैं, टाइम्स ऑफ BC लिखा था सर। केंद्र पर तीव्रता का 71% ही रह जाता है। 71%, अगर ये 100% है तो इसका 71 कहां आएगा, 71 मतलब 70 मान लो। देखो इधर 1 2, मैंने 10 लाइनें बना ली पूरी इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बताओ 70% कहां आएगा, ये हो गया 10%। ये पूरा 100 मान लो अगर मैं, तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और पूरा 100। तो बताओ इस दूरी पर x बराबर r/2 पर तीव्रता का मान कितना आएगा, 70%। 10 20 30 40 50 60 70 और ये आएगा 71 आएगा, ये आएगा। देखो कितना आया बताओ, 0.716 टाइम्स ऑफ दिस इंटेंसिटी। देखो इससे कम आगे नहीं, यहां तो तीव्रता का मान सबसे ज्यादा था, लेकिन इस बिंदु को अब ध्यान से देखो, ये रहा बिंदु। चलो बताओ, सोच समझ करके बताओ। अगर मैं पूछूं बताओ ये बिंदु कहां है, तो मैं बोलूंगा केंद्र से r/2 दूरी पर है। बताओ इस बिंदु पर तीव्रता कितनी है, तीव्रता के लिए चलो कितना है, 0.716 टाइम्स ऑफ BC। बोलो कोई दिक्कत है। अगर मान लो आप इसको सॉल्व करें और x बराबर r पर सॉल्व करेंगे, x बराबर r पर अगर सॉल्व करेंगे 1/2√2 टाइम्स ऑफ BC आएगा भाई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.3535 BC या 35.35% ऑफ BC है। यहाँ ये r/2 है तो ये कितना हो गया, x बराबर r पर तीव्रता का मान 35%। क्या आएगा बताओ, 35%। x बराबर r पर तीव्रता, अरे इस सूत्र के अंदर मान रख लेंगे ना, यह मान रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बताओ कितना आएगा, x बराबर r पर तीव्रता का मान कितना आएगा, 35%। 35% कैसे बताओगे, ये पूरा 100 है, इतना सारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है केंद्र पर, इतना, ये बाहर निकालो, ये इतना सा 10 लाइनों का चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, मान लो ये कितनी लाइनें हैं, 10 दिख रही है आपको, 10। लेकिन यहां पर तो 71% ही रह गया, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करूंगा ना। बताओ इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 70% रहेगा, और r दूरी पर यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना है, त्रिज्या के बराबर। तो इस दूरी पर तीव्रता का मान
0.3535 रहेगा। आप लोग समझ रहे होंगे 1/√2 का मान 0.70 होता है 707। जानते हो क्या? नहीं जानते तो लिखो रजिस्टर में ऊपर लिखो 1/√2 का मान। अब आज के बाद याद रहना चाहिए 0.707 याद रहेगा। इसमें 2 का भी भाग लगाना है, नीचे 2 का भाग लगाऊंगा तो ये आएगा 0.3535 ये आएगा। अगर प्रतिशत में लिखना चाहूं इसको तो 100 से गुणा कर दो 35%। बताओ बिंदु कहां लगना चाहिए? बिंदु कहां लगना चाहिए? 10%, 20%, 30% और ये 40%। तो 35% वाला बिंदु कहां आएगा? यहां आएगा। देखो इस जगह पर 10, 20, 30, 40 तो 35% का बिंदु यहां आएगा। अगर आप ऐसा सोच सके और दूरी बढ़ेगी तो देखो तीव्रता का मान और कम होता जाएगा। अब हम अगर मान लो मैं ये कुंडली यहां रखी, इधर दूरी बढ़ाओ चाहे इधर दूरी बढ़ाओ, बात एक है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? इसका अक्ष, ये अक्ष। अब आप एक चीज समझ सकते हैं, मान लो इसके 2 सिरे आपको नजर आ रहे हैं। देखो थोड़ा ध्यान से देखें, मैं इसको यहां से ऐसा रख देता हूं। देखो ये इसका अक्ष नजर आ रहा है, आपको उंगलियां नजर नहीं आनी चाहिए, ये नजर आनी चाहिए कुंडली और ये नजर आना चाहिए। बताओ ये केंद्र है, यहां तीव्रता का मान सबसे ज्यादा होता है टॉप पे, और यहां की दूरी का मान लो कितना है? r। तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी? r। अगर यहां तीव्रता मान लो 5 इकाई है तो यहां भी तीव्रता का मान कितना होगा? 5 इकाई। अगर बताओ मैं इधर दूरी नापूं, ये दूरी अगर r/2 है, ये वाली दूरी, तो मैं इसको क्या कर दूं? अगर ये दूरी r/2 है तो यहां भी तो तीव्रता का मान केंद्र का 70% ही रहेगा, 71% ही रहेगा। इसका मतलब यहां भी तीव्रता का मान उतना ही होगा जितना उधर की तरफ। और ये ग्राफ आपका ऐसा है, और ये देखो इधर भी बना दो एक बार, और जितना इधर ये आ गया और ये इतना ही यहां से इधर, ये x बराबर r। ऐसा आएगा भाई। आगे ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, ऐसा आता जाएगा। इस तरह का ग्राफ है। इस ग्राफ में खास बात है, देखो इस ग्राफ को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी ग्राफ के आधार पर हम एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। जैसे आपने पढ़ा है समचुंबकीय क्षेत्र, सम विद्युत क्षेत्र, नाम सुने ना? सम विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर बिंदु पर तीव्रता का मान और दिशा समान हो, सम विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसे ही सम चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता और दिशा दोनों का मान समान है, सम चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो देखो पहले इसको फील करो कि यहां मुझे क्या क्या चीजें देखनी। जब मेरी निगाहें इधर की तरफ जाएं तो मुझे क्या क्या दिखना चाहिए? और यहां तीव्रता सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद ज्यो ज्यो दूरी बढ़ती जा रही है, ज्यो ज्यो दूरी का मान बढ़ेगा तीव्रता का मान घट रहा है। देखो घटता जा रहा है। यहां से दूरी बढ़ाओ, तीव्रता का मान घटता जा रहा है। यहां तीव्रता इतनी आ गई, और चलो यहां तीव्रता इतनी आ गई, और चलो आगे तीव्रता का मान कम होता जा रहा है। ग्राफ नीचे आ गया ना? इधर देखो, यहां तीव्रता का मान सबसे ज्यादा है। अगर मैं यहां आ जाऊंगा तो तीव्रता इतनी रहेगी, यहां आ गया तो तीव्रता इतनी रहेगी, और आगे चलूंगा तीव्रता का मान घटता जा रहा है। इसका मतलब केंद्र पर तीव्रता का मान सबसे ज्यादा होता है। केंद्र पर तीव्रता का मान सबसे ज्यादा होता है, और केंद्र के दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता का मान घटता जाता है। कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा तीव्रता कहां होती है? केंद्र पर होती है।
केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता का मान घटता जाता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस ग्राफ के अंदर ये आपको समझ आ गया, टॉप पॉइंट है, ये समझ आ गया, एंड दिस इज बी मैक्सिमम। अब लिखो इसको क्या, ये बी मैक्सिमम, इससे ज्यादा तीव्रता है ही नहीं, सबसे ज्यादा तीव्रता केंद्र पर पैदा होती है। अब वो सवाल ऐसे पूछता है मैक्सिमम तीव्रता का मान ज्ञात करो, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि यार मेरे को केंद्र पर तीव्रता पूछी जा रही है। वो ऐसे नहीं बोलेगा आपसे कि केंद्र पर तीव्रता का मान ज्ञात करो, वो क्या बोलेगा कि एक कुंडली की त्रिज्या इतनी है, इतनी धारा प्रवाहित की और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो आपका काम सीधा हो गया। अगर ऐसे पूछ लिया इसके कारण पैदा होने वाली अधिकतम तीव्रता का मान कितना होगा, इट मीन्स अगेन वही क्वेश्चन है जो आपने पहले से समझा हुआ है कि केंद्र पर मुझे तीव्रता का मान ज्ञात करना। अब इस वक्र को ध्यान से देखो, इस पॉइंट का नाम रखने जा रहा हूं N1। क्या खास बात है इसके अंदर, वो अब आपको पढ़ना है। इसके अंदर एक खास बात है कि केंद्र से लेकर यहां तक के ग्राफ की वक्रता इधर की तरफ, मतलब अगर मैं इसको पूरा वो बनाना चाहूं, जैसे मान लो ये केंद्र से लेकर N1 तक का ग्राफ ऐसा है, अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसा बना सकूं, इसका केंद्र इधर आएगा। अगर मैं इसको इस वक्रता को प्लस मानता हूं तो इसके बाद का वक्र देखो ऐसा हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसको पूरा वृत्त की कल्पना करूं तो बताओ इसका केंद्र इधर आएगा। लग रहा है कि आपको, देखो इसे देखो अगर मैं आपसे बोलूं BC मतलब ये वाला पॉइंट से लेकर N1 तक के ग्राफ को देखो तो बताओ ये आया, इसका केंद्र क्या इधर हो सकता है क्या? अगर मैं एक वृत्त की कल्पना करूं यहां पर तो इसका केंद्र किधर की तरफ आएगा, इस तरफ, इधर की तरफ इसका केंद्र आएगा। लेकिन N1 के बाद का अगर मैं वक्र देखता हूं, N1 के बाद का अगर मैं वक्र देखता हूं यहां से लेके यहां तक का, तो अगर मैं इसकी कल्पना करूं तो वृत्त ऐसा नजर आएगा। देखो ये वृत्त ऐसा नजर आएगा, तो इसका केंद्र किधर आएगा, इधर। मैं बोलूंगा कि केंद्र से लेकर इस बिंदु तक का, जिसका नाम आपने N1 रखा है, केंद्र से N1 तक के वक्र की वक्रता त्रिज्या यदि धनात्मक है तो N1 के बाद वाले वक्र की वक्रता त्रिज्या को ऋणात्मक मानना होगा। क्या मानना होगा, ऋणात्मक। अगर मैं बोलूं ये उत्तर दिशा में इसका मुंह है तो निश्चित रूप से इसका मुंह किधर होगा, दक्षिण, क्योंकि उत्तर दक्षिण दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है या नहीं होती है, होती है। अब और सोचो, देखो फील करने की जरूरत है आपको यहां पर, और एक बार फील होने के बाद आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारी चीजें एक साथ ही आंसर आएंगे। जैसे मान लो मेरा मुंह अभी उत्तर, ठीक है, और मेरा मुंह उत्तर में, कैमरा बंद हो गया और अभी आपने ऐसे देखा मुझे कि यार सर का मुंह तो दक्षिण में, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जरूर बीच में ऐसा भी हुआ होगा कि सर का मुंह पूरब में भी आया। देखो अभी उत्तर में है इधर, और कैमरा बंद हो जाए और मेरा मुंह इधर आ जाए तो आप क्या समझ गए, बीच में सर की दिशा पूरब भी आई होगी, ऐसे ही समझेंगे ना। इधर देखो, इस वक्र को देखो यहां से यहां तक, इसका मुंह इधर की तरफ है, मुंह इधर बोलो, या इसकी वक्रता इधर है ऐसा बोलो, या इसका केंद्र इधर की तरफ है ऐसा बोलो, तीनों का मतलब है। यहां से लेकर यहां तक के वक्र का मुंह इधर है, ये वक्र मुड़ गया, इधर की तरफ मुंह हो गया, या यूं बोलो इसका वक्रता केंद्र इधर की तरफ है ऐसा बोलो, या इसकी वक्रता ऋणात्मक हो गई ये बोलो। ऋणात्मक होने का मतलब है पहले जो वक्रता थी अब वक्रता उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ऐसा बोलो। तो इन दोनों वक्रों में आपको फर्क नजर आना चाहिए। अब देखो अगर ये वक्रता धनात्मक से ऋणात्मक हुई है तो बीच में ऐसा बिंदु आए जहां वक्रता का मान 0 हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। चलो इधर देखो, बहुत ध्यान से देख लेना भैया। कौन सी दिशा है, फटाफट बोलो। उत्तर,
मेरा हेड जिधर है वो उत्तर ही है। ये कौन सी दिशा है? पूरब। बताओ कितने डिग्री का कोण है, फटाफट बोलो। किस किस में? इसमें और इसमें कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। पक्का हो गया? अब फोटो अगर मैं बंद कर दूं, आपका कैमरा बंद कर दूं और थोड़ी देर बाद आप यूं देखो, बोला यार ये तो उल्टी दिशा में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उल्टी दिशा में 90 डिग्री का कोण बन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इधर, इसका मतलब ये पेन यहां से घूमता हुआ, बताओ कोण कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और यहां कोण कितना हो गया? 0। अब इधर की तरफ क्या हो गया? 90 डिग्री। तो अब मैं इसको -90 बोलूं। क्यों? क्योंकि पहले वाले को मैंने प्लस बोला, फिर 0 बोला और फिर ये 90 हो गया। इसी तरह से अब आपको यह एक सामान्य एग्जांपल जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप लोग पढ़ते हैं, ऐसा समझ लो। मान लो एक व्यक्ति यहां है -x, और थोड़ी देर बाद आपको यहाँ +x पे नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जरूर वो बीच में 0 पर भी आया होगा, यही सोचेगो ना। मान लो ये व्यक्ति इधर चल गए, आपने यहां देखा, कैमरा बंद हो गया अचानक, फिर थोड़ी देर बाद यहां देखा, इसका मतलब आप दावा ठोक के कह सकते हो वो बीच में x बराबर 0 पर जरूर आया होगा, यही बोलोगे ना। इसी तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि इस जगह पर वक्रता की दिशा, वक्रता केंद्र इधर है, इस वक्र का वक्रता केंद्र इधर है। इसका मतलब इसकी वक्रता अगर धनात्मक है तो इसकी वक्रता ऋणात्मक हो गई। इसका मतलब बीच में ऐसा बिंदु भी आया है जहां पर वक्रता का मान 0 हुआ है। इसकी वक्रता धनात्मक और इसकी वक्रता ऋणात्मक, इसका मतलब बीच में एक बिंदु ऐसा है जहां पर वक्रता 0। अच्छा बताओ, वक्रता 0 का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। बताओ इसकी वक्रता कितनी है? एक चीज ध्यान देना, वक्रता और वक्रता त्रिज्या दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं। वक्रता, बताओ इसमें वक्रता है या नहीं है? है। इसमें है या नहीं है? है। इन दोनों में क्या अंतर है? इसका केंद्र इधर आएगा, इसका केंद्र इधर आएगा। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। कोई बोला नहीं नहीं ये वाला प्लस का है, कोई बात नहीं, ये माइनस का होगा। ठीक है। अच्छा बताओ, वक्रता है? यस। वक्रता है क्या? नहीं है। इसकी वक्रता कितनी है? बराबर 0। और बताओ इसकी वक्रता, इसकी और इसकी वक्रता में दिशा में कोई अंतर नहीं। बताओ इसकी वक्रता इधर की तरफ, इधर ही है, इसकी वक्रता 0 है। इसका मतलब इसकी वक्रता प्लस में है और इसकी वक्रता माइनस में है। इसका मतलब एक बिंदु बीच में ऐसा है जहां पर वक्रता का मान 0 हुआ है। और वक्रता 0 होने का मतलब वहां वक्र कैसा बना होगा? सरल रेखीय। दिखेगा नहीं, ये आपकी इमेजिनेशन है कि अगर वक्र ऐसे से ऐसा नजर आया है तो बीच में ऐसा जरूर हुआ होगा। दिखेगा नहीं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है। अब एक पॉइंट की सरल रेखा थोड़ी आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं कि यार अगर ऐसे ये प्लस से अगर माइनस का वक्र हुआ है तो डेफिनेटली बीच में एक ऐसा बिंदु है जहां पर वक्रता 0। इसका मतलब ग्राफ कैसा हुआ होगा? सरल रेखीय। ग्राफ सरल रेखीय जरूर हुआ होगा। देखते जाओ। तो मैं ऊपर का एक कचरा मिटा रहा हूं। इसका मतलब आपको इस कुंडली के दोनों साइड में ऐसे बिंदु मिल रहे हैं। एक बिंदु उधर मिल गया और एक बिंदु इधर मिल गया। इधर भी देख लो, इसका वक्रता केंद्र किधर आएगा? बताओ। अगर इसको मैं पूरा वृत्त बनाऊंगा तो इधर की तरफ आएगा। इसका वक्रता केंद्र पूरा वृत्त बनाऊंगा इसको तो इसका वक्रता केंद्र इधर आएगा। अगर मैं इसको प्लस मानूंगा तो इसको माइनस मानूंगा। इसका मतलब इस बिंदु पर वक्रता में परिवर्तन हुआ होगा। यहां से यहां तक धनात्मक, यहां से यहां तक ऋणात्मक, इसकी इधर, इसकी इधर। इसका मतलब इस बिंदु पर वक्रता कितनी हो गई? 0। कहां पर? N2 पर वक्रता 0। इसका मतलब यहां वक्र कैसा हुआ होगा? सरल रेखीय हुआ होगा। सरल रेखीय। और अगर सरल रेखीय हो रहा होगा, देखो ध्यान से, अगर सरल रेखीय हुआ होगा तो सरल रेखा की हर प्रॉपर्टी का पालन करेगा। अब देखो क्या क्या चीजें होती। अगर यहां देखो वो सरल रेखा नजर थोड़ी आएगी। यहां क्यों नहीं नजर आएगी? क्योंकि
आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ा है, अगर एक व्यक्ति यहां से यहां चलेगा, यहां आएगा, प्लस से अगर यहां नजर आ रहा है आपको थोड़ी देर बाद, तो बताओ इसका मतलब 0 पर आए। इसका मतलब ऐसा डिस्टेंस का मान 0 एक बिंदु पर होता है, और एक बिंदु की सरल रेखा खींचना देखना संभव नहीं है। आप उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि अगर ऐसे से ऐसा हुआ है, वक्रता का मान धनात्मक से ऋणात्मक हुआ है, तो वक्रता का मान 0 भी हुआ होगा, और 0 हो गया इसका मतलब वक्र कैसा बना होगा, सरल रेखीय। और अगर वक्र सरल रेखीय बना है तो वो सरल रेखा का पालन भी करेगा। इस बिंदु पर देखो क्या क्या हुआ, इस बिंदु, इसको बोलो या इसको बोलो, एक ही बात है। N1 व N2, इन दोनों का नाम रख रहा हूं मैं नति परिवर्तन बिंदु। क्या नाम है इनका, नति परिवर्तन बिंदु। एक काम करो, इसका मैं आप लोग रिज्वाइन कर लो, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो बाद में। रिज्वाइन कर लो, टाइम होने वाला है, ठीक है।